Hello, dear students. Welcome to my channel, The Physics Mentor. आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे एक क्लोज सरफेस में कितना होता है। हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि किसी भी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फ्लक्स कहते हैं। अब वो फ्लक्स कितना होता है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैलकुलेशन जो हमने फाइंड आउट करनी होती है वो करते हैं हम गॉजेस लॉ की हेल्प से। गॉस लॉ हमें हेल्प करता है उस फ्लक्स को कैलकुलेट करने में। तो पहले आइए हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि गॉस लॉ कहता क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एंड क्लोज्ड विद इन द सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, जैसे मान लो कि मैं एक स्फीयर बना रही हूँ, ये क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा गया है Q। एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, उसके अंदर चार्ज कितना रखा है, Q रखा है। मान लो इसका जो रेडियस है वो R है, ठीक है। तो इस सरफेस से इस क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होगा उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो जो टोटल फ्लक्स होगा, फ्लक्स को किससे लिखते हैं हम, फाई से। तो फ्लक्स क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स तो टोटल चार्ज कितना रखा है हमने स्फीयर के अंदर, Q, तो Q/ε0। तो फ्लक्स कितना होने वाला है, Q/ε0। और फ्लक्स को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो भी तो हमारा फ्लक्स ही है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is equal to 1/ε0 times the total charge enclosed within that surface। और ये E.ds क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q/ε0। तो ये हो गई गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट। और मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, तो E.ds लिख लो चाहे फाई लिख लो, किसके बराबर है, Q/ε0 के। अब इसको हम प्रूव करते हैं, तो कूलम लॉ की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो मैं इसी डायग्राम को यूज़ कर रही हूँ जो मैंने अभी बनाई है ऊपर, कि अगर हमारे पास ये क्लोज सरफेस है, स्फीयर ले लिया हमने जिसका रेडियस R है, इसके अंदर चार्ज Q रखा गया है। और देखो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी ऐसे ही बनेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ टेस्ट चार्ज Q रखेंगे हम पॉजिटिव, है ना। और मान लो ये चार्ज भी हमने यहाँ पे पॉजिटिव रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को होगी। अच्छा, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है, हमें पता है कि जितनी भी स्फेरिकल बॉडी होती है ना, उन पे जो सरफेस है उस पर हमने नॉर्मल बनाना होता है ना। तो नॉर्मल जो बनेगा ऐसे ही तो आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, हर एक डायरेक्शन में ऐसे ही तो नॉर्मल बनेगा, ऐसे ही यहाँ पे भी नॉर्मल बनेगा। तो उस नॉर्मल को बनाते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल बन गया सरफेस के ऊपर। और ये जो नॉर्मल हमने बनाया यहाँ पे, ये इसको कैसे लिख दिया, n यूनिट वेक्टर से। किस पे, यहाँ पे एक हमने सरफेस कंसीडर की, छोटा सा सरफेस एलिमेंट लिया, सरफेस एलिमेंट के ऊपर जो नॉर्मल ड्रॉ किया वो नॉर्मल हमने इस तरह से बनाया। ये सरफेस एलिमेंट के ऊपर बनने वाला नॉर्मल है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो नॉर्मल है सरफेस एलिमेंट पे और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो मतलब थीटा यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है। तो देखो अब इसका प्रूफ करेंगे हम। तो हमें पता है कि लिख लेते हैं कि फ्रॉम कूलम्स लॉ, तो यहाँ पे फोर्स कितनी लगने वाली है, अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज Q रखते हैं ना इस पॉइंट पे, तो फोर्स कितनी लगने वाली है वो हमें पता है। कितना होता है, 1/4πε0 Q0/r², अगर हमने Q0 टेस्ट चार्ज रखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है, F/Q0। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम Q0 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 1/4πε0 Q/r²। ये तो बचेगा, दैट इज Q/4πε0 r², ये आएगा हमारे पास। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो मान लो ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या दे रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हमें कि जो फाई होता है Q/ε0 के बराबर होता है, तो हमें मतलब फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगला हमारा काम क्या है, फ्लक्स फाइंड आउट करना। तो हमें पता है ना कि जो फ्लक्स होता है उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। हमें पता है कि फ्लक्स जो है वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E.ds, है ना। क्योंकि
एरिया जो सरफेस एलिमेंट है उस पे जो एरिया वेक्टर बन रहा है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा 0 डिग्री है, तो देयरफॉर फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ EdS कॉस ऑफ थीटा, और थीटा हमारा कितना है 0 डिग्री है, तो EdS, क्योंकि कॉस 0 डिग्री होने वाला है 1, थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 0 और कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1, तो EdS क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कॉस थीटा हो गया 1, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ EdS। और इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अब सरफेस कैसे ली है हमने, सिमेट्रिक सरफेस है, पूरा स्फीयर लिया है, अब यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर सेम होने वाली है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगी बाहर, तो सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल किसका होगा, दिस सरफेस एलिमेंट का। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे इसके अंदर इस सरफेस के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, इस पूरे स्फीयर के छोटा छोटा सरफेस एलिमेंट लेंगे, और हर एक एलिमेंट को अगर हम इस पे एरिया वेक्टर फाइंड आउट करके इसका अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, तो इस जो भी ये स्मॉल स्मॉल पीस लिए और हर एक की ऐड करेंगे और सबका ऐड हो जाएगा, है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल हम बात करें यहाँ पे कि ये DS कितना आने वाला है, तो छोटे छोटे आपने इस स्फीयर के स्मॉल स्मॉल सरफेस एलिमेंट लिए और हर एक सरफेस एलिमेंट को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन कर रहे हैं DS को, इसका मतलब है कि हम छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट्स सबको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। और सबको ऐड करके हमें मिलेगा इस सरफेस का जितना भी जो भी सरफेस हमने ली होगी, यहाँ पे स्फीयर लिया है तो इसका टोटल एरिया मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इस पूरे सरफेस का एरिया मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास कितनी है, Q/4πε0 r², और यहाँ पे एरिया किसका, स्फीयर का, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर कितना है 4πr²। तो देख लो यहाँ पे एरिया ऑफ किसका लिखेंगे, स्फीयर का लिखेंगे, तो 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या आई, Q/ε0, और वही हमारा, और फ्लक्स ही हमारा क्या है, E.ds है ना, और यही हमारा कितना आया Q/ε0। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव कर दिया हमने कि फ्लक्स जो होता है वो किसी भी क्लोज सरफेस से कितना होता है, Q/ε0 होता है, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे, की पॉइंट्स जो हैं जो हमें याद रखने हैं, तो कुछ की पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो की पॉइंट्स हमारे क्या क्या हो गए कि ये जो गॉस लॉ है ना, ये हमें हेल्प कर रहा है क्या फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, और ये एप्लीकेबल है जब हाईली सिमेट्रिक बॉडी की बात करेंगे, तो ईजी होता है इसको अप्लाई करना, जब हाईली सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स दी हों हमारे पास, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स हो, तो उनमें हम इजीली गॉस लॉ यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बात तो चलो ये पता चली, सेकंड बात हमें ये पता चल रही है कि शेप चाहे कैसी भी हो, अगर मैंने जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये स्फीयर बनाया और साथ में मैंने एक क्यूब बनाया, है ना, और इस क्यूब में भी चार्ज है, वो कितना है, इस क्यूब में चार्ज मान लो कि Q चार्ज है इसके अंदर, है ना, टोटल चार्ज, और यहाँ पे भी Q चार्ज टोटल है, तो यहाँ पे फ्लक्स भी Q/ε0 है, इसका फ्लक्स भी Q/ε0 है, फ्लक्स सेम रहने वाला है अगर सेम चार्ज उस क्लोज सरफेस में एनक्लोज्ड होता है तो, है ना। ये मैटर नहीं करता कि अब स्फीयर लिया या क्यूब लिया, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर चार्ज उसके अंदर Q चार्ज है तो फ्लक्स जो है वो सेम आएगा Q/ε0, एक बात। सेकंड बात, थर्ड बात यहाँ से ये हम बात कर सकते हैं, और ये होता है कि जो चार्ज अंदर होता है ना वही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे अगर Q चार्ज है और Q0 बाहर रखा है तो Q0 चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ वही चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा जो सरफेस के, या जो भी हमने स्फेरिकल सरफेस ली है या क्यूबिकल सरफेस ली है या कोई भी सरफेस ली है, उसके अंदर जितना नेट चार्ज होगा वही टोटल फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। एक और बात यहाँ से फोर्थ पॉइंट और बात कर सकते हैं कि जितना देखो यहाँ पे अगर टोटल फ्लक्स जैसे क्यूब की बात कर लें, अगर ऐसी कोई सिमेट्रिक हो जिसमें बहुत सारी जो हमारे पास ऐसी सरफेसेस हैं, है ना, यहाँ पे सिमेट्रिक सरफेसेस हैं, और क्यूब में कितनी होती हैं 6 जो है वो सिमेट्रिक सरफेसेस हैं, तो अगर एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड आउट करना हो ना, एक मान लो कि मैंने जो है वो बात कर लेते हैं कि इस सरफेस से, इस पर्टिकुलर सरफेस से ही फाइंड आउट करना है फ्लक्स, है ना, तो इस पर्टिकुलर सरफेस से फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा
क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हुआ कि अगर एन सरफेसेस होंगी जो कि उस पर्टिकुलर जो डायग्राम दी होगी या फिगर दी होगी उसमें अगर एन सिमेट्रिक सरफेसेस होंगी उससे मिलके वो पूरा जो हमारा सरफेस है वो बना होगा, तो एक सरफेस से अगर हमने फ्लक्स निकालना हो तो वो हो जाएगा क्यू अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो n टाइम 1/n टाइम्स हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें इसमें गॉसेस लॉ में याद रखने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये गॉसेस लॉ। जस्ट एक बार आप फिर देख लो कि गॉसेस लॉ कहता क्या है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और जितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा वही लेंगे, आउटसाइड सरफेस कोई चार्ज उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो प्रूव कर दिया हमने इसको कूलम्स लॉ की हेल्प से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी और फ्लक्स की डेफिनेशन में उस वैल्यू को पुट किया, क्योंकि थीटा और एरिया वेक्टर में हमेशा ही थीटा जो हमेशा यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में। तो थीटा 0 डिग्री लिया तो cos 0 1 हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे और सरफेस का जितना भी इंटीग्रेशन होगा सारी सरफेसेस को अगर हम सरफेस एलिमेंट को ऐड करें तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट हमें टोटल एरिया देगा स्फीयर का, दैट इज इक्वल टू 4πr² और इजीली से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।